ठीक है, डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड के बारे में देखते हैं। डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र होता है इसमें। इसमें किसी दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे एग्रोबैक्टीरियम में होता है ना। तो बैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र अलग मेथड है, और डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र में हम डायरेक्ट डीएनए को प्रवेश कराते हैं। इसमें हम कुछ टेक्निक्स हैं जिसको फिजिकल टेक्निक्स और केमिकल टेक्निक्स दो ग्रुप में बांटते हैं। ठीक है, फिजिकल मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र, इसके अंतर्गत बहुत सारी टेक्निक है। जैसे पहला है पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड। इसमें छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो कि माइक्रोमीटर साइज के होते हैं। ठीक है, मिली माइक्रोन साइज बोला जा सकता है। ठीक है, इसमें इसके बारे में डिटेल आगे है। जनरली 1 से लेके 3 मिली माइक्रोमीटर साइज का क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं। तो इसे जीन गन भी कहते हैं और बायोलिस्टिक पार्टिकल डिलीवरी सिस्टम भी कहते हैं। तो इन पार्टिकल्स के ऊपर डीएनए को एक आवरण के रूप में चढ़ाकर, एक कोट चढ़ाकर, हम जब इस पार्टिकल्स को सेल के अंदर हम डालते हैं, ठीक है, बम्बार्डमेंट करके, यानी बहुत तेज़ी से फेंक कर, तो वो कोशिका के अंदर पहुंच जाता है। इसके बारे में आगे डिटेल है। सबसे पहले हम नाम देख लेते हैं सभी का। माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन से नाम से क्लियर है कि बहुत पतली सुई से हम कोशिका के अंदर, किसी सेल के अंदर डीएनए सैंपल को डायरेक्ट प्रवेश करा देते हैं, डायरेक्ट इंटर करा देते हैं। माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन में हम कोशिका के अंदर नहीं डालते डायरेक्ट, बल्कि किसी पौधे में जिसमें एक फ्लावर बड लगा हुआ है, या जिस तने में बहुत सारे फ्लावर लगे हैं, यानी पुष्पक्रम है, इन्फ्लोरेंस है, उसके तने में ही हम इंजेक्ट करते हैं सैंपल को, डीएनए सैंपल को, जिससे क्या होता है कि वो उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है इस तरीके से भी। ठीक है। इलेक्ट्रोपोरेशन। इसमें इलेक्ट्रिक करंट का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ा देता है डीएनए के लिए। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डीएनए अंदर पहुंच जाता है। ठीक, तो इसके लिए एक सिस्टम में रखते हैं जिसमें डीएनए भी सैंपल होता है और कोशिकाएं भी होती हैं। कोशिकाओं का प्रोटोप्लास्ट हम लेते हैं। प्रोटोप्लास्ट मतलब सेल वॉल हटाने के बाद जो केवल सेल मेम्ब्रेन बचता है और उसके अंदर सारा सिस्टम, तो उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं ना। तो उसके बारे में आगे देखेंगे। ठीक है, अगला है लाइपोसोम फ्यूजन। लाइपोसोम ये लिपिड का बना हुआ एक गोलाकार बॉडी होता है, स्फेरिकल बॉडी होता है। तो लाइपोसोम क्रिएट कैसे करते हैं, तो इसमें कैटायन लिपिड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो डीएनए सैंपल उसके अंदर प्रवेश हो जाता है और फिर इसको किसी कोशिका से फ्यूज कराते हैं, तो उसको कहते हैं लाइपोसोम फ्यूजन। इसके बारे में डिटेल आगे है। इसको लाइपोफेक्शन भी कहा जाता है। सोनोपोरेशन, इसमें अल्ट्रासाउंड यूज होता है। अल्ट्रासाउंड से भी सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बदल जाती है। ट्रांसफेक्शन बाय लेजर लाइट। लेजर लाइट यानी ये लाइट के माध्यम से सेल मेम्ब्रेन में पोर किए जाते हैं, छिद्र हो जाता है और उस जगह से डीएनए अंदर जा सकता है। बीड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसको ग्लास बीड्स का उपयोग किया जाता है। एनिमल्स में, ये एनिमल सेल्स में ज़्यादा उपयोग किया गया है ना। ये भी एक टेक्निक्स है बीड। बीड यानी दाने जैसी संरचनाएं होती हैं, इसमें ग्लास बीड का यूज किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोफ्यूजन, ये भी इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से होता है। अब फ्यूजन यानी दो अलग अलग वैरायटी के जो सेल्स हैं या अलग अलग स्पीसीज के, उनको फ्यूजन कराते हैं इसमें ना। तो इलेक्ट्रिक करंट से भी फ्यूजन होता है। आपने सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, उसमें क्या होता है, दो अलग अलग सेल के प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करते हैं, तो वो इलेक्ट्रोफ्यूजन कहलाता है। ये भी एक टेक्निक है जिसमें से जीन्स आपस में मिक्स होते हैं ना। 10वां है मैग्नेटोफेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो मैग्नेटिक सेंस करने वाले पदार्थ हैं वो एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं। पहले तो हम उनके साथ डीएनए को लोड करते हैं ना, पूरा डिटेल है आगे। ठीक, एक इम्पल्फेक्शन भी है। इसमें नैनो पार्टिकल्स का उपयोग किया जाता है, नैनो साइज के पार्टिकल्स। ठीक है, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, इनका उपयोग करते हैं, जैसे कार्बन नैनो फाइबर। ठीक है, ये कार्बन के बने मॉलिक्यूल हैं, तो उनका उपयोग किया जाता है। केमिकल मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र में DEAE, डाई एथिल एमिनो एथाइल डेक्स्ट्रन, ये डेक्स्ट्रन के साथ मिलकर यूज करते हैं। तो जब कोशिकाओं को इसमें रखते हैं और डीएनए सैंपल भी एक सिस्टम में डालेंगे, तो जीन्स अंदर जाने लगते हैं। PEG मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। PEG यानी पॉलीइथाइल ग्लाइकोल मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PEG आपके सिलेबस में भी है और
ये काफ़ी इफ़ेक्टिव टेक्निक है। इसके माध्यम से जीन्स को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है और दो अलग अलग कोशिकाओं को फ्यूजन भी कराया जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रोफ्यूजन हमने देखा, वैसे ही इसके माध्यम से भी फ्यूजन होता है। आगे डिटेल है। कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेशन, इसमें कैल्शियम क्लोराइड और फॉस्फेट बफर यूज होता है। ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र भी होता है। सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर का यूज किया जाता है। पॉलीकेटायन DMSO डाईमेथाइल सल्फोक्साइड, ये इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा और भी टेक्निक्स हैं। कैल्शियम क्लोराइड मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, कैल्शियम क्लोराइड हालांकि इसमें भी रहता है, कैल्शियम क्लोराइड और फॉस्फेट बफर में यूज करते हैं जब। ठीक है। केवल इसके माध्यम से भी प्रोकैरियोट्स में होता है। रुबिडियम क्लोराइड भी प्रोकैरियोट्स में जीन ट्रांसफ़र के लिए उपयोग होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं आगे। डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड में पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड है ये। इसको जीन गन या बायोलिस्टिक पार्टिकल डिलीवरी सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, टंगस्टन या गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। टंगस्टन या गोल्ड के बने पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स का यूज किया जाता है। इन पार्टिकल्स के ऊपर DNA का कोट चढ़ा देते हैं। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ये डायग्राम में देखते हैं। ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ये जो सिस्टम है, इसमें जो ये दाने दाने संरचनाएं दिख रही हैं, ये क्या है, ये छोटे पार्टिकल्स हैं जो किसके बने हैं, ये बने हुए हैं गोल्ड के। किसके बने हैं, गोल्ड या टंगस्टन के बने होते हैं। तो इन पार्टिकल्स के ऊपर हम DNA का एक कवर चढ़ा देते हैं। ठीक है। इन पार्टिकल्स को हम एक सैंपल में लेते हैं जिसमें DNA है, और तो क्या होता है कि उसके सरफेस पर ये चिपक जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। और फिर इन पार्टिकल्स को हम एक डिस्क में लेते हैं, माइक्रो प्रोजेक्टाइल, और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम माइक्रो प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं ना। जो डिस्क है उसको माइक्रो प्रोजेक्टाइल भी कहा जाता है। ठीक। तो इस डिस्क को जब हम आगे धकेलते हैं, किसके माध्यम से, ये ऊपर में एक सिस्टम है जिसमें हीलियम गैस भरी जाती है यहाँ से। तो इसमें जब हीलियम गैस का दबाव होता है तो ये वाला सिस्टम जो है ये आगे आता है और इसको ज़ोर से धक्का मारता है। तो ये यहाँ से निकल कर आगे की ओर तेज़ी से ग्रो करता है और यहाँ पर टकरा जाता है। यहाँ पर एक बैरियर बना रहता है साइड साइड में, तो यानी उससे आगे नहीं जा पाता डिस्क। परंतु उसमें जो छोटे छोटे नीचे की साइड में क्या पार्टिकल्स चिपके हुए हैं, ये पार्टिकल्स अंदर की ओर ग्रो करने लगते हैं तेज़ी से, यानी अंदर की ओर गिरने लगते हैं। और नीचे हमने क्या रखा हुआ है, यहाँ पे सेल्स को रखा है। ये प्लांट सेल्स या एनिमल सेल्स हो सकते हैं। तो इन सेल्स के ऊपर जब गिरते हैं तो वो पार्टिकल्स इनके अंदर पहुंच जाते हैं, इन सेल्स के अंदर पहुंच जाते हैं, और जो उनके सतह पर DNA है वो उसके DNA के साथ, प्लांट सेल के DNA के साथ इंटीग्रेट हो जाता है और जो कोशिकाएं हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जीन ट्रांसफ़र होता है। बाकी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में जैसा प्रोसेस है वैसा ही होता है। यहाँ पर केवल हम जीन ट्रांसफ़र को देख रहे हैं ना, कि कैसे जीन ट्रांसफ़र होता है। ठीक। तो पार्टिकल्स का जो साइज इसमें यूज किया जाता है वो 1 से 3 माइक्रोमीटर का होता है। 1 से 3 माइक्रोमीटर के बीच का होता है। ठीक है। इसको बायोलिस्टिक पार्टिकल डिलीवरी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक। तो इसको एक बार अच्छे से समझ लेंगे। दूसरा देखते हैं माइक्रो इंजेक्शन। इसमें बहुत ही नुकीली सुई का यूज किया जाता है, वेरी पॉइंटेड निडल यूज्ड, जिसका डायमीटर कितना होता है 0.5 से लेके 1.0 माइक्रोमीटर के साइज का होता है। ठीक है। ठीक। यानी इतनी साइज होता है कि कोशिका के अंदर उसको प्रवेश कराया जा सके। ठीक है। ये कोशिका है, देखिए जैसे ये इंजेक्शन प्रवेश करा इसको, और इसके लिए पकड़ने के लिए पहले कैपिलरी से बना हुआ एक होल्डिंग होता है जिसको सक्शन प्रेशर, यानी गैस के माध्यम से खिंचाव उत्पन्न करते हैं और इसको पकड़ के रखते हैं। ठीक है। और ये सारा कहाँ करते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हुए करते हैं। माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, एक इसको पकड़ा भी गया है, फिर एक तरफ से इंजेक्शन भी लगा रहे हैं। ठीक। क्योंकि कोशिकाएँ तो बहुत छोटी होती हैं, हमको ऐसे दिखेंगी नहीं, तो उसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हुए करते हैं। ठीक। और DNA सैंपल को हम किस में लेते हैं, सिरिंज में लेते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर प्रवेश कराते हैं। तो माइक्रोस्कोप में देखते हुए आजकल तो बहुत सिस्टम आ गया है,
इस प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। आजकल कंप्यूटर से माइक्रोस्कोप को जोड़कर स्क्रीन पर देखते हुए किया जाता है। ठीक है, जनरली ये बड़े साइज की कोशिकाओं में होता है, जैसे एग सेल, एनिमल सेल, या और इसके लिए ट्रेंड व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो कि यानी इतना फाइन वर्क कर सके। फाइन यानी बहुत ही सूक्ष्म वर्क करना है ना, बहुत ध्यान से करना होता है इसलिए। उसके बाद देखते हैं माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन में डीएनए ट्रांसफ़र कोशिका के अंदर हम डायरेक्ट नहीं करते। माइक्रो यानी बड़ा होता है ना, तो इसमें जो निडिल होता है वो भी बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए धान का एक क्या है, पुष्पक्रम है। जनरली ये अनाज में यूज होता है, अनाज के पौधों में। ठीक, तो नॉर्मल निडल यूज्ड जिसका डायमीटर सेल से बड़ा हो सकता है ना। हम क्योंकि हम सेल के अंदर इसको डाल ही नहीं रहे हैं। जैसे पुष्पक्रम ये है, उसके नीचे कहीं जो तना होता है, ठीक है, जिसको फ्लोरल एक्सिस भी कहते हैं, वहाँ पर हम इसको डालते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं यहाँ पे ना। ठीक, इंजेक्शन के माध्यम से लगभग 0.3 ml डीएनए सैंपल को इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें सेल्स के अंदर डीएनए नहीं डालते, बल्कि क्या करते हैं, फ्लावर बड या इन्फ्लोरेंस के पास में तने में, कहाँ पर, तने में डीएनए सैंपल को इंजेक्ट कर देते हैं। ये कुछ सीरियल के पौधों में यूज किया जाता है। ठीक है, जिसमें नॉर्मली टिश्यू कल्चर से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता है दूसरी टेक्निक से। ठीक, तो इसमें डायरेक्ट हम पौधे में डाले हैं तो उसमें टिश्यू कल्चर की आवश्यकता नहीं होगी। अगर हम कोशिका में डालते हैं तो उस कोशिका में को पहले सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी कोशिका में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और फिर उस कोशिका से नया पौधा तैयार करते हैं टिश्यू कल्चर से ना। तो चूँकि इसमें हम पौधे में ही डाल रहे हैं, पौधे के तने में ही डालते हैं ना, इंजेक्ट करते हैं, तो इसीलिए इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। माइक्रो इंजेक्शन के बाद देखते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन। ठीक, जीन ट्रांसफ़र बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हम कोशिकाओं को देते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट के प्रभाव में सेल्स में डीएनए की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, जनरली हम इसमें सेल का प्रोटोप्लास्ट लेते हैं। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है ये थोड़ा देख लेते हैं ना। प्रोटोप्लास्ट जैसे कोशिका के चारों ओर से क्या होता है, सेल वॉल भी होता है यहाँ पे, जैसे देखिए ना, देखिए इसमें कोशिका के चारों ओर से सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर ना। तो ये प्लांट सेल है, परंतु इसमें से सेल वॉल को अगर हम डिग्रेड कर दें, सेल वॉल डिग्रेडेड बाय सेल्यूलोज एंड पेक्टिनेज, सेल्यूलेज और पेक्टिनेज एंजाइम, ये क्या है, एंजाइम है ना। तो इनके माध्यम से क्या होता है, सेल वॉल का जो सेल्यूलोज है वो और पेक्टिन, ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। तो सेल वॉल ख़त्म हो गई, तब क्या बचा, सेल मेम्ब्रेन केवल बचा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है ना। तो इसमें प्रोटोप्लास्ट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे प्रोटोप्लास्ट लिया गया है, ठीक, कोशिकाओं का प्रोटोप्लास्ट लिया गया ये, और डीएनए सैंपल भी यहीं पे हम डाल दिए हैं। ठीक है, और डीएनए सैंपल यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक, तो क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन परमिएबल हो जाती है और डीएनए उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट कुछ समय के लिए हाई वोल्टेज का प्रवाहित किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट हटाने पर सेल वापस अपने पहले वाली अवस्था में आ जाती है। मतलब जैसा पहले था सेल मेम्ब्रेन वैसा ही हो जाता है ना। फिर इस कोशिका से क्या करेंगे, आगे टिश्यू कल्चर करेंगे तो कैलस बनेगा। फिर माइक्रो प्रोपेगेशन के माध्यम से क्या करेंगे, नया पौधा तैयार कर लेंगे, जिसको माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं ना। ठीक, तो ये इलेक्ट्रोपोरेशन काफ़ी इफेक्टिव टेक्निक है। इसके बाद देखते हैं लाइपोसोम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। लाइपोसोम क्या होता है, लिपिड का बना हुआ एक स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या हो गए हैं, छोटे छोटे डीएनए पैक हो गए हैं ना। इसको हम आर्टिफिशियली तैयार करते हैं। जो कैटायन लिपिड होता है, कैटायन यानी प्लस चार्ज वाला, उसमें क्या होता है कि वो अपने आप एक स्फेरिकल बनाने की एबिलिटी होती है, जैसे फास्फोलिपिड है ना, जो कि कोशिकाओं के सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है ना। जैसे सेल मेम्ब्रेन का हमने प्रोटोप्लास्ट ले लिया, सेल का प्रोटोप्लास्ट ले लिया, जिसमें केवल क्या है, बाहर से सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, तो और इस लाइपोसोम में हमने डीएनए पैक कर लिया है। अब इसको हम जब इसमें पास लाएंगे तो क्या होगा, इसके साथ ये फ्यूज कर जाएगा और डीएनए इसके अंदर पहुंच जाएगा ना। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, डीएनए अंदर पहुंच गया।
ठीक है। तो ये लाइपोसोम तैयार कैसे करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। लाइपोसोम तैयार करने के लिए कैटायनिक लिपिड से बनता है। इसमें हमने कैटायनिक लिपिड लिया और डीएनए सैंपल लिया, तो इसमें थोड़ी देर बाद क्या होते हैं, छोटे छोटे स्फेरिकल बनने लगते हैं ना, तो यही लाइपोसोम कहलाते हैं। ठीक है। तो ये कैटायनिक लिपिड का अपने आप एक नेचुरल होता है, एक नेचुरल हैबिट है कि वो स्फेरिकल यानी गोलाकार स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक। और इसको फिर सेल मेम्ब्रेन के से फ्यूज कराते हैं तो कोशिका के अंदर पहुंच जाते हैं ना। तो जनरली सेल वॉल इसमें भी हटाना होता है। सेल का प्रोटोप्लास्ट हम निकालते हैं ना। सेल वॉल रहेगा तो वो तो अंदर नहीं जाने देगा, क्योंकि वो काफ़ी हार्ड होता है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, वो तेल की बनी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है ना, अपना शेप भी चेंज कर सकती है। तो ये लाइपोसोम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र भी है। ठीक है, ये सब भी यूज होते हैं। ठीक। सोनोपोरेशन, सोनोपोरेशन, सोनो शब्द आता है साउंड से ना। अल्ट्रासाउंड वेव्स का उपयोग इसमें किया जाता है, जिससे सेल मेम्ब्रेन में पोर्स उत्पन्न हो जाते हैं। पोर्स यानी परमिएबिलिटी बदल जाती है, जिसके कारण क्या होता है, डीएनए सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो सोनोपोरेशन अर्थात अल्ट्रासाउंड वेव्स की मदद से इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये भी टेक्निक्स यूज होती है। इसके बारे में डिटेल तो और नहीं है। आगे देखते हैं ट्रांसफिक्शन बाय लेजर लाइट। ट्रांसफिक्शन यानी जीन ट्रांसफ़र बाय लेजर लाइट। लेजर लाइट में हाईली फोकस्ड लेजर लाइट यूज किया जाता है। हाईली फोकस्ड लेजर बीम यानी लेजर का एक पुंज यूज किया जाता है, पर कुछ मिली सेकंड के लिए ही, जिसके कारण क्या होता है कि जहाँ पर भी पड़ता है सेल मेम्ब्रेन में, इसमें लेजर लाइट से सेल मेम्ब्रेन में पोर किया जाता है, जिससे डीएनए सेल के अंदर पहुँच जाता है। ठीक है। इसको ऑप्टिकल ट्रांसफिक्शन भी कहते हैं। ऑप्टिकल शब्द प्रकाश के लिए उपयोग होता है। ठीक है, यानी प्रकाश लाइट के माध्यम से, लेजर भी एक प्रकार की लाइट ही है, तो उसके माध्यम से जीन ट्रांसफ़र किया जा रहा है। बीड ट्रांसफिक्शन, ये छोटे ग्लास बीड इसमें यूज होते हैं, कांच के बने हुए। ये एनिमल सेल्स में देखा गया है ना, इसके बारे में डिटेल तो नहीं मिल पाया। इलेक्ट्रोफ्यूजन, इलेक्ट्रोपोरेशन आपने देखा अभी। ठीक है, क्या देखा पहले, इलेक्ट्रोपोरेशन, अब इलेक्ट्रोफ्यूजन आया है। तो सेम वैसे ही सेटअप होता है। उसी सेटअप में इसमें हम डीएनए, किसी एक के डीएनए या थोड़े मात्रा में डीएनए को नहीं डालते, बल्कि दो सेल्स को आपस में फ्यूजन कराते हैं। ठीक है। तो दो सेल्स फ्यूजन हम किस में कराते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में, जिसमें दो अलग अलग वैरायटी की या दो अलग स्पीसीज की कोशिकाएं जो होती हैं, है ना। जैसे दो कोशिकाएं हैं, दोनों का हमने क्या किया, दोनों अलग अलग स्पीसीज की है ना, दोनों का हमने प्रोटोप्लास्ट पहले निकाला। सेल वॉल हटाना पड़ता है ना, नहीं तो वो जुड़ता नहीं है। प्रोटोप्लास्ट में केवल सेल मेम्ब्रेन है, तो अब इनको हमने पास पास लाया और इलेक्ट्रिक करंट जब प्रवाहित किया, सिस्टम सेम ही होता है, तो क्या होता है, ये दोनों जुड़ जाती हैं और एक कोशिका बन जाती है, जिसमें दोनों का डीएनए होता है, दोनों कोशिकाओं का डीएनए एक साथ हो जाता है। यानी यहाँ पर भी कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी, डबल क्रोमोसोम वाली हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कितने थे, किसी में 20 क्रोमोसोम थे तो 40 क्रोमोसोम हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे ना। तो इसमें भी शॉर्ट पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक यूज किया जाता है ऑफ हाई वोल्टेज। ठीक। तो ये भी इलेक्ट्रोपोरेशन जैसा ही है, बस इसमें इसको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ये एक अलग ही टॉपिक है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। केमिकल मेथड के बारे में देखते हैं। DEAE, ठीक है, इसका नाम हमने देखा था डाई एथिल एमिनो एथिल, इसके साथ डेक्स्ट्रन, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकन्स है। ठीक। तो इनको हम मिलाते हैं इसमें, और इसमें हमने क्या रखा, सेल्स को भी रखा यहाँ पे। ठीक, सेल्स रखा हुआ है, सेल प्रोटोप्लास्ट रखते हैं, डीएनए सैंपल रखे, और ये केमिकल जब हम डालते हैं तो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ती है, और डीएनए जो है सेल्स के अंदर पहुंच जाता है ना। तो ये जनरली बहुत सारे केमिकल्स और जो फिजिकल मेथड में भी देखा है कि वो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी अर्थात पारगम्यता को चेंज करता है या बढ़ा देता है, जिसके कारण डीएनए भी उसके अंदर पहुंच जाता है। नॉर्मली किसी कोशिका के अंदर डीएनए आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता है, परंतु इसमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देने से डीएनए कोशिका के अंदर पहुंचने लगता है। तो ये सब डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र के अंतर्गत हम देख रहे हैं ना।
हालांकि इस मेथड से जो बनते हैं क्या पौधे या कोशिकाएं वो स्टेबल नहीं होती हैं उतने ज़्यादा, बहुत कम मात्रा में ही मिल पाते हैं ना। ठीक है, डीएनए के अंदर जाने से जो कोशिका बनती है उसको हम ट्रांसफॉर्मेंट को सेल बोलते हैं, सॉरी ट्रांसफॉर्मेंट सेल बोलते हैं। इस प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। तो ठीक है, डज नॉट प्रोड्यूस स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो इसके बारे ये देखते हैं नया पीईजी मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है ना। पीईजी यानी पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, इसको हम 40% सॉल्यूशन किस में बनाते हैं, मैनिटॉल में बनाते हैं। ठीक, मैनिटॉल एक प्रकार का शुगर है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम नाइट्रेट भी डालते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट कैल्शियम आयन के लिए ज़रूरी होता है, कैल्शियम आयन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो पीईजी का जो 40% सॉल्यूशन बनता है उसको हम शॉर्ट में पीईजी 4000 भी कहते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट। इसको भी ऐसे ही सिस्टम में लिए पेट्री प्लेट में, जहाँ पे सेल का प्रोटोप्लास्ट है और डीएनए सैंपल है, तो वैसे ही सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, अर्थात पारगम्यता बढ़ जाती है और डीएनए इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, इसके कुछ फ़ायदे हैं, जैसे आसानी से यूज किया जा सकता है, इजी टू यूज, बड़ी मात्रा में प्रोटोप्लास्ट को ट्रांसफॉर्म्ड किया जा सकता है। ट्रांसफॉर्म्ड करना अर्थात यानी जीन्स को प्रवेश करा के उसको रूपांतरित कर देना। ठीक है, कई पौधों में सफल रहा है। पीजी मेडिएटेड प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन भी होता है। हमने अभी देखा हमने सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ा जाता है ना, तो ये पीईजी मेडिएटेड भी होता है। इलेक्ट्रोफ्यूजन में हमने अभी ऊपर में देखा, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने पे भी जुड़ जाती हैं दो अलग अलग कोशिकाएं, और पीईजी के द्वारा भी प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन होता है, मतलब दो सेल्स का प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है। तो ये भी सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में यूज होता है। ठीक, तो ये पीईजी मेडिएटेड जो जीन ट्रांसफ़र है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो अलग से भी एक टॉपिक है आपके सिलेबस में। कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेशन, इसमें कैल्शियम क्लोराइड यूज होता है, साथ में फॉस्फेट बफर, इसका पीएच 7 के आसपास रखते हैं, और इसको में हम डीएनए को मिलाते हैं, तो डीएनए क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, यानी अवसादित हो जाता है, और इस प्रेसिपिटेट डीएनए को फिर हम इसमें डालते हैं, किसके साथ मिलाते हैं, सेल के साथ मिलते हैं। सेल के प्रोटोप्लास्ट जो हमने आइसोलेट किया है इसमें भी प्रोटोप्लास्ट लिया जाता है, तो क्या होता है कि सेल डीएनए को अंदर ले लेता है, डीएनए उसके अंदर पहुंच जाता है, जिससे जीन ट्रांसफ़र हो जाता है ना। तो ये भी एक टेक्निक है। अगर इसी में हम डीएमएसओ मिला दें इसमें, इस सिस्टम में जिसमें कैल्शियम और फॉस्फेट बफर यूज कर रहे हैं, तो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन की संभावना बढ़ जाती है। ग्लिसरॉल का भी उपयोग किया जाता है 10 to 20% ना, ग्लिसरॉल का भी उपयोग करने पर ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ जाता है। डीएमएसओ क्या है, डाइमेथिल सल्फोक्साइड ऐसे ही कुछ है ना, यहाँ पे देखते हैं। डीएमएसओ अलग से भी यूज किया जाता है जीन ट्रांसफ़र में। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का पॉलीकेटायन है, मतलब जिसमें प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं। डीएमएसओ, इसके साथ में पॉलीब्रेन यूज किया जाता है, ये भी एक पॉलीकेटायन पॉलीमर है ना, बहुत सारे बहुलक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना है। तो इसमें क्या होता है, पॉलीब्रेन डीएनए कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं पहले, यानी पॉलीब्रेन के साथ डीएनए जुड़ जाता है, और फिर डीएमएसओ को भी वैसे ही सिस्टम में लेते हैं, कोशिका के साथ डालते हैं सब, तो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ाता है और कोशिकाओं के अंदर डीएनए पहुंच जाता है और जीन ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो ये भी यूज किया जाता है, हालांकि उतना ज़्यादा तो नहीं है। ठीक, उसके अलावा देखते हैं कैल्शियम क्लोराइड मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र इन प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स में होता है। उसी तरीके से रुबिडियम क्लोराइड भी है, मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र है, ये भी प्रोकैरियोट्स में यूज होता है। तो रुबिडियम क्लोराइड भी यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हम डालेंगे तो क्या होता है, वो भी परमिएबल हो जाता है उसका सेल मेम्ब्रेन, किसके लिए, जीन्स के लिए, डीएनए के लिए। जीन्स डीएनए के ही बने होते हैं ना। मैग्नेटोफेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से करते हैं ना, तो इसमें भी छोटे छोटे मैग्नेटिक पार्टिकल्स यूज किया जाता है। इसमें हम पहले डीएनए को उसके सरफेस पे जोड़ देते हैं, यानी एडजॉर्ब करवा देते हैं। ठीक, और फिर उसको हमने पार्टिकल्स को सेल के अंदर डाल दिया, और मैग्नेटिक फील्ड का फ़ायदा ये होता है कि वो एक के
निश्चित दिशा में गति करते हैं और इकट्ठे होते जाते हैं कोशिकाओं में ना। तो ये मैग्नेटोफेक्शन भी होता है, इसके बारे में डिटेल तो नहीं देखते हैं, नाम सुने रहिए। इसके अलावा इम्पल्फेक्शन, इसमें नैनो पार्टिकल्स यूज होते हैं, नैनो साइज के। नैनो साइज कितना होता है? 10⁻⁻⁹। ठीक है, इसका मतलब है कि जीरो के बाद कितने हो गए, जीरो दशमलव के बाद 00, फिर 9वें स्थान पे कोई भी संख्या आएगी ना, तब इसको बोलते हैं नैनो पार्टिकल। बहुत छोटे हैं, 1 मीटर का इतना ना। ठीक, तो इसमें कार्बन नैनो फाइबर्स यूज होता है, कार्बन नैनो ट्यूब्स यूज होते हैं, नैनो वायर्स यूज होते हैं। ठीक, ये बहुत ही नैनो साइज के कंपाउंड्स हैं जिनका उपयोग किया जाता है। ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन वहाँ पर भी हमने देखा था, यहाँ भी मैंने लिख दिया है। ये पीईजी मेडिएटेड भी होता है जो कि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में यूज होता है ना। जनरली प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन किस में होता है? इलेक्ट्रो फ्यूजन भी होता है ना, यानी इलेक्ट्रिक के माध्यम से हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो फ्यूजन। पहले हम देख चुके हैं इसके बारे में ना। तो ये इलेक्ट्रिक करंट से भी हो सकता है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कराया जाता है जो, और पीईजी पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल के माध्यम से भी होता है ना। तो इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, इसको रिपीट करके 1-2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। हालांकि बेसिक बातें ही शेयर की गई हैं ना।